नमस्कार। आपको पता है आज अपना 7th प्री बोर्ड हुआ था, 12th ज्योग्राफी का, वो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखना उस पेपर को। उसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे। उनमें से पहला प्रश्न, निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक नहीं है। उसके ऑप्शन थे जल की उपलब्धता, भू आकृतियां, जलवायु, औद्योगिकरण। इसमें आएगा औद्योगिकरण। औद्योगिकीकरण। फिर दूसरा प्रश्न था कोंकण रेलवे निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन द 1998। इसमें आएगा ऑप्शन द 1998। 1998। फिर तीसरा प्रश्न था उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर होता है। ऑप्शन थे 0.800 से ऊपर, ऑप्शन बी था 0.700 से 0.799 के बीच में, सही ऑप्शन था 0.550 से 0.699 के बीच, द था 0.549 के बीच। इसमें ऑप्शन आएगा 0.0800 से ऊपर यानी कि ए। फिर अपना था चौथा वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन है परिवहन, व्यापार, सेवाएं और विनिमय। इसमें आएगा व्यापार। फिर पांचवा जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन बी उच्च जन्म दर समय के साथ घटता है। ऑप्शन सी जन्म दर जनसंख्या मंद गति से बढ़ना, मृत्यु दर में कमी आना। इसमें आएगा प्रथम अवस्था में ए ऑप्शन, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। फिर था स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं किन प्रमुख शहरों को मिलती है। ऑप्शन ए था दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। ऑप्शन बी था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन सी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आएगा बे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। फिर मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर सर्वोच्च था। इसमें ऑप्शन ए है अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस, द नॉर्वे। तो इसमें आएगा नॉर्वे। अगला प्रश्न आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। ऑप्शन है 1979, 1980, 81, 82। इसमें आएगा ए ऑप्शन 1989। प्रत्येक पीढ़ी को भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों तथा विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह कथन मानव विकास की किस संकल्पना से संबंधित है। ऑप्शन ए है समता, ऑप्शन बी तत्पोषणीयता, ऑप्शन सी उत्पादकता, ऑप्शन डी सशक्तिकरण। तो इसमें आएगा तत्पोषणीयता। अगला प्रश्न है निम्न में से औद्योगिक निर्माण की विशेषताएं है। ए ऑप्शन है उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक पूंजी, अत्यधिक विशिष्टीकरण। और ऑप्शन ड है उपयुक्त सभी। इसमें आएगा उपयुक्त सभी। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किस नगर से प्रारंभ होकर कौन से नगर तक पहुंचता है। कहां से प्रारंभ होकर कहां तक पहुंचता है ये बताना है इसमें। ऑप्शन है पेरिस से बर्लिन, बे ऑप्शन पेरिस से मेड्रिड, सी ऑप्शन पेरिस से इस्तांबुल, द ऑप्शन है मॉस्को से शंघाई। तो इसमें आएगा पेरिस से इस्तांबुल। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। ऑप्शन है सन 1953, 1974, 1958, 1958 और सन 2005। तो इसमें आएगा 1853। फिर अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सदिया धुबरी, दूसरा है गंगा हल्दिया इलाहाबाद, तीसरा है पश्चिमी तट नहर कोटापुरम से कोल्लम और उपयुक्त सभी। इसमें आएगा बे, गंगा हल्दिया इलाहाबाद। फिर अगला प्रश्न है भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान रहता है। ऑप्शन ए ईंधन पेट्रोलियम,
ब खाद्य तेल, स मोती रत्न, द स्वर्ण एवं चांदी। इसमें आएगा ईंधन एवं पेट्रोलियम। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है? इसमें ए ऑप्शन है एशिया में टुंड्रा प्रदेश, ब है न्यूजीलैंड, स है ऑस्ट्रेलिया, द है अर्जेंटीना। तो इसमें आएगा एशिया में टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती है? केरल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उपरोक्त सभी। इसमें आएगा उपरोक्त सभी। मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करता है। ऑप्शन है 163 दिन, ऑप्शन ब है 173 दिन, ऑप्शन स है 183 दिन, ऑप्शन द है 193 दिन। इसमें आएगा 183 दिन। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष कौशल विकास एवं उद्यमिता हेतु नीति बनाई गई है? तो ऑप्शन ए है वर्ष 2015, ऑप्शन व है वर्ष 2011, ऑप्शन स है वर्ष 2013, ऑप्शन द है वर्ष 2023। इसमें आएगा वर्ष 2015। फिर है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसमें पहला प्रश्न था, विश्व के खालिस्तान सर्वाधिक आबादी देश में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो वो विश्व के कितने देश है वो बताने, तो उसमें आएगा 10। फिर अगला प्रश्न था, उसमें निर्वहन का अर्थ खालिस्तान की उपलब्धता में निरंतरता है। तो इसमें आएगा अवसरों की। फिर भौतिक भूगोल खालिस्तान पर्यावरण का अध्ययन करता है। इसमें आएगा भौतिक। फिर अगला प्रश्न था, च्युइंगम को चबाने के बाद शेष भाग को खालिस्तान कहते हैं। इसमें आएगा चिक्कल। फिर अगला प्रश्न था, प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा खालिस्तान हो सकता है। तो इसमें आएगा मौसमी। फिर अगला था, खालिस्तान के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग। तो इसमें आएगा जॉर्ज बी क्रेसी। वर्दी का अर्थ खालिस्तान परिवर्तन से है। इसमें आएगा मात्रात्मक। थोक विक्रेता प्राय खालिस्तान भंडारों को उधार देते हैं। तो इसमें आएगा फुटकर। बोकारो एक खालिस्तान स्थान है। इसमें आएगा औद्योगिक। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग खालिस्तान के अधीन है, ये है सरकार के। फिर है अगले प्रश्न, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? सीमांत श्रमिक उसे कहते हैं जो 183 दिन से कम काम करते हो, उसको कहेंगे सीमांत श्रमिक। और जो 183 दिन से अधिक काम करते हैं उनको कहेंगे मुख्य श्रमिक। फिर भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में संपूर्ण जनगणना, और पहली जनगणना हुई थी 1872 में। तो अपने को बताना था संपूर्ण 1881। फिर उपग्रह संचार दो क्षेत्रों में काम करता है। एक तो इनसेट इंडिया रिमोट सेंसिंग सिस्टम, उपग्रह जैसे दूर संचार हो गए, टेलीविजन हो गए, इनमें हम काम में ले रहे हैं। जो सैटेलाइटें वगैरह हो गई। फिर अगला प्रश्न था अपना, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ये क्या हो गई जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अम्लीय वर्षा, अगला प्रश्न था अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, और सर्वप्रथम वर्षा होती है, उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न था अपना, पवन हंस लिमिटेड का मुख्य कार्य। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर है जो कोयला क्षेत्रों में यात्री और उनको सेवाएं प्रदान करता है। फिर अगला प्रश्न था एचडीआई का पूरा नाम। एचडीआई का पूरा नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर अगला प्रश्न था ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किस छोर से किस छोर को मिला था? दोनों छोरों के नाम बताने थे, पर्थ से सिडनी तक। कोलक खोज क्या है? ये सोवियत संघ रूस में सामूहिक कृषि की जाती है, उसको कहा जाता है कोलक खोज। फिर अगला प्रश्न था डेन्यूब जल मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये पूर्वी यूरोप है, वहां पे जो जल मार्ग है ना उसको कहा गया, वहां पे ब्लैक फॉरेस्ट नाम से एक स्थान है, उस जगह पे मार्ग उसको कहते हैं डेन्यूब जल मार्ग। फिर स्थायी चारागाह। स्थायी चारागाहों की पहचान कीजिए। उसमें था साझा संपत्ति, जो साझा संपत्ति में आते हैं, सार्वजनिक है, जो भूमियां हैं चाराओं के लिए, उसका वर्णन करना था। फिर भू प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना। भू प्रदूषण के स्रोत किन किन से हो जाए, जैसे अपशिष्ट हो गया, कचरे पदार्थ हो गए, दूषित जल हो गए, उद्योगों से निकलने वाला जल हो गया। फिर अगला प्रश्न था महामार्ग क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं। महामार्ग
जो महामार्ग बड़े होते हैं, 4 लाइन हो गए, 4 लाइन, 6 लाइन हो गए, ये हो गए, इनसे हमें अपने यातायात में सुविधाएं मिलती है। मार्ग छोटा, मतलब यात्रा करने में आसानी होती है और चीजों को जल्दी पहुंचा सकते हैं। फिर था पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु बनी समितियां। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। उन क्षेत्रों में विकास करना, उन क्षेत्रों को चिन्हित करना जो पर्वतीय क्षेत्र थे, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक थी, उनका चिन्हित करना, उनमें विकास करना, उनके लिए समितियां बनाई गई थी। फिर अगला प्रश्न था, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों के पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करना। तो इसका उत्तर था पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करना। जो जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो गई, जैसे वायुमंडलीय समस्या हो गई, जल से संबंधित समस्या हो गई, स्वच्छ वातावरण से संबंधित समस्या हो गई, इन समस्याओं, पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखना है, सतत पोषणीय विकास कैसे करना है ताकि भावी पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। फिर था अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। अपने को 4 अवस्थाएं दी गई थी, 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 81 और 81 से वर्तमान तक। इन चारों अवस्थाओं के बारे में बताना था कि कौन सी अवस्था में जन्म दर अधिक था, कौन सी में उस था। तो पहली अवस्था थी, उसमें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक था। फिर धीरे धीरे 1921 और 51 में जन्म दर अधिक था और मृत्यु दर क्या हुआ, कम। फिर 1951 से 81 के बीच स्थिर रहा। फिर 1981 से वर्तमान तक जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट गए। फिर विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का उल्लेख। विश्व व्यापार संगठन विश्व के देशों के लिए व्यापार के नियम बनाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। फिर अगला प्रश्न था, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक तो निजी, सार्वजनिक और सामुदायिक। निजी में तो निजी किसी व्यक्ति, किसी समूह का हो गया, सार्वजनिक में सरकार का हो गया और संयुक्त में सरकार और किसी व्यक्ति या किसी समूह का हो गया। फिर अगला प्रश्न था अपना, फिर कुछ मानचित्र दिए गए थे आपको, विश्व के मानचित्र दिए गए थे। उसमें था शिकागो, शिकागो आएगा उत्तरी अमेरिका में। फिर अगला था पेरू, पेरू आएगा दक्षिणी अमेरिका में। फिर था पनामा नहर, पनामा नहर आएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। फिर एक था मोमवासा, मोमवासा आएगा ये दक्षिणी अफ्रीका में। फिर अगला क्वेश्चन में भारतीय कुछ मानचित्र दिए गए थे, भारत में दिए गए मानचित्र। इसमें था रत्नागिरी, रत्नागिरी आएगा महाराष्ट्र में। फिर था हजारीबाग, यह आएगा झारखंड में। फिर बाबा बुदून की पहाड़ियां कर्नाटक में, बोल्लनगिरी उड़ीसा में। ये अपना पेपर था आज का।